हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैश्वीकरण का चैप्टर हमारा चल रहा था, वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। मैंने वैश्वीकरण के बारे में आपको बताया था, वैश्वीकरण की डेफिनेशन मैंने आपको दी। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण क्या होता है, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसी चैप्टर को आगे हम प्रोसेस करते हुए आगे हम चलते हैं कि विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। देखो, लंबे समय से विदेशी व्यापार यानी कि जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करती है, भारत की जो कंपनियां हैं वो विदेशों के अंदर व्यापार करती हैं। तो भारत अपने दक्षिण एशिया के तथा पूर्व तथा पश्चिमी देशों से बाज़ारों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग से इन मार्गों में होने वाले गहन व्यापार के बारे में हम करते हैं। देखो, भारत के अंदर सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, जिसने भारत पर पूरा अधिकार ही कर लिया था। और आखिरकार उसके बाद हमारी विश्व के अंदर बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आती रही है। सरल शब्दों में हम कहेंगे तो उसके अंदर ये बात ही कहेंगे कि विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों को पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक उचित अवसर प्रदान करता है। यानी कि जैसे यहाँ का कोई प्रोडक्ट है हम विदेश के अंदर ले जाएं, और विदेश का कोई प्रोडक्ट है जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर लेकर आए। यहाँ की कोई लोकल कोई चीज़ है वो हम कहाँ पर ले आए, विदेशों के अंदर लेकर जाएं। जैसे आप पिक्चर के माध्यम से ये देख ही रहे होंगे। जैसे ये लुधियाना के एक एग्जाम्पल है, ये ऊपर दिया गया है कि वहाँ पर किस प्रकार से लुधियाना का जो प्रोडक्ट है वो विदेशों के अंदर भी है। इसी प्रकार से अमेरिका की ये जीन्स है, इसका आप एग्जाम्पल कर सकते हो कि किस प्रकार से विदेशों के अंदर ये चीज़ें लेकर जाती है। पिक्चर के माध्यम से आप बुक्स के अंदर भी हैं, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरे देशों में उत्पादन वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष तथा वस्तुओं को बेचने के लिए यह विदेशी व्यापार एक विकल्प के तौर पर यानी कि हुआ है। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने भारत में चीनी खिलौनों का। पहले ये पढ़ते हैं। देखो बच्चों, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चला, यानी कि यहाँ पर जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं और वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत को खरीदारों के पास से भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच में चयन करने का विकल्प होता है। सस्ते दाम व नए डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने यानी कि चीनी खिलौने मौजूद होते हैं। आज भी स्थिति बनी हुई है। व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजार में आए और क्योंकि वे सस्ते थे और भारतीय खिलौने उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, यानी कि चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए और भारत के जो खिलौने थे, भारतीय जो उद्योग थे वो क्या हो गए, छिन गए, कमज़ोर पड़ गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि जो चीनी प्रोडक्ट था वो ज़्यादा आ गया। जब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। हमारे सामने बाज़ार के अंदर कोई दो चीज़ें मौजूद है। मान लीजिए बाज़ार के अंदर हमारे सामने कोई दो चीज़ मौजूद है, तो आप नेचुरल है कि अच्छी और ज़्यादा ऑप्शन वाली चीज़ों को पसंद करेंगे। तो इसी प्रकार से जो चीनी प्रोडक्ट है उन्होंने भारत के जो घरेलू उद्योग थे उनको बहुत ही प्रभावित किया है। चलो आगे हम लेकर चलते हैं इसी चैप्टर को। सामान्यतः व्यापार के खुलने से बाज़ारों में वस्तुओं के एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार के आगमन होता है और बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प भी बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर, जैसे यहाँ से कोई चीज़ अमेरिका जा रही है, अमेरिका की कोई चीज़ तो व्यापार करते हैं। इस प्रकार से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट माध्यम से आप खुद भी कर सकते हो। अब आता है वैश्वीकरण क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है।
देखो बच्चों, विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच में विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का जो कार निर्माता है, या पहले जो ट्रैक्टर बनाते थे, अमेरिका की कंपनी है। तो भारत में केवल वो चीज़ों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ साथ अन्य चीज़ों का भी प्रोडक्ट निर्माण किया जाता है। वह अन्य विकासशील देशों के अंदर अपने कारों का निर्माण करती है तथा कल पुर्जों के माध्यम से इन चीज़ को निर्यात करती है। इसी प्रकार से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं को बड़े पैमाने पर इस चीज़ को शामिल किया जाता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में उत्पादन का एकीकरण हुआ है। विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक संबंध तीव्र गति से एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा गया है। मैंने शुरू में ही चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश देश इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इनकी वैश्वीकरण से किस प्रकार से विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश ये जुड़ा हुआ है। वस्तुओं तथा सेवाओं के निवेश तथा प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देश भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे हम सांस्कृतिक निवेश के रूप में जुड़े हों, चाहे मानवीय निवेश के अंदर, चाहे किसी क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हों, हम उस चीज़ के अंदर, यानी कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जो जिस प्रकार से प्रभावित हुआ है वो हमारा एक विदेश में। देखो, सामाजिक निवेश के माध्यम से हम चाहे जुड़े हों, सामाजिक निवेश से भी हम विश्व के अलग अलग कोनों के अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे सांस्कृतिक निवेश से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वैश्वीकरण का, जैसे हमारा योग है, क्योंकि वो योग भारत की देन है। आज आप देखते होंगे कि विश्व के हर कोने के अंदर योग का एक चलन है, ट्रेड है, वो भी हमारा एक सांस्कृतिक वैश्वीकरण ही हुआ ना। तो बच्चों, इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे अमेरिका की जीन्स है, वो इंडिया के अंदर क्या कर रही है, तो वो पहनावे की जो राजनीति है, जब हम इतिहास का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ बताएंगे आपको। तो वो किस प्रकार से वहाँ से चलकर हिंदुस्तान के अंदर आई, इंडिया के अंदर आई। यही जो विदेशी व्यापार है ये इन देशों को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरियां व वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत के रूप में हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। वस्तुओं के परिवहन के लिए हम इस प्रकार की सुविधाओं का उपलब्ध करवा रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो कंटेनर वगैरह के माध्यम से भी हम विदेशों से जो चीज़ें लाकर हम अपने देश के अंदर वो चीज़ें पहुंचाते हैं। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। इससे भी अधिक उल्लेखनीय कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है। वर्तमान में दूरसंचार, कंप्यूटर व इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति में परिवर्तन हुआ है। दूरसंचार सुविधाएं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने व सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने की दूरवर्ती क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ी हैं। ये सुविधाएं भी हम उपग्रह, जो सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं ना, उसके माध्यम से ये उपलब्ध कराते हैं। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आज हम देखते हो ये एक इंटरनेट तथा संचार क्रांति का एक विश्व के अंदर एक नया
विकास हुआ है। आज हम कंप्यूटर के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम कोई अपना ईमेल है, इंटरनेट है, उनके माध्यम से तो हम इस प्रकार से इस चीज़ को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने के अंदर हम लेकर गए हैं। विश्व के एक कोने से दूसरे कोने के अंदर हमने इंटरनेट के माध्यम से हम सबसे मिले हैं। अब बच्चों हमारा आगे आता है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण होता है कि इन चीज़ों को बिना अवरोध के, यानी कि सरकार किसी प्रकार का अवरोध नहीं लगाए और उस चीज़ को हम विश्व के अनेक कोनों के अंदर हम ले जाएं, विश्व के अनेक कोनों तक वो चीज़ें हम पहुंचाएं। हम भारत में चीनी खिलौनों का आयात करने वाले उदाहरण को हम फिर एक बार देखते हैं। भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा कि इसका अर्थ यह होगा कि खिलौनों का आयात करना चाहती है और इन्हें कर देना ही होगा, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, चीनी कंपनियां कोई भी है, उन्हें देना ही होगा। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे जितने चीन ने उनका आयात स्वयं तक कम हो गया है। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्धि हो गई है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण ही है। इसे अवरोध ही कहा गया है क्योंकि यह प्रतिबंध लगाती है। सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि, कटौती करने के तथा देश के विकास के लिए कर तथा टैक्सेस वगैरह लगाती है। स्वतंत्रता के बाद बच्चों हमने भारत सरकार ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन देश के उत्पादकों में विदेशी प्रतिस्पर्धा के संरक्षण को प्रदान करने के लिए अनिवार्य भी माना जा रहा है। 1950 और 1960 के दशकों के अंदर उद्योगों का उदय हुआ और इस अवस्था में आयात व प्रतिस्पर्धा को बढ़त मिली। इसलिए भारत में केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनें, उर्वरक, पेट्रोल आयात की अनुमति दे रहा है। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण प्रदान किया। भारत के करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों के कुछ दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा करने की मांग को हम महसूस करते हैं। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और ये गुणवत्ता के अंदर भी सुधार आया है। गुणवत्ता के अंदर कैसे सुधार आया कि हमें ऑप्शन के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है और ये हमें विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेशकों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता भी है बच्चों। जैसे अब मान लीजिए हम बाज़ार के अंदर कोई टीवी खरीदने गए या बाज़ार के अंदर ट्रांजिस्टर लेने गए या बाज़ार के अंदर कोई कार लेने गए या स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक या कोई भी XY कोई भी चीज़ लेने गए, तो हमें उसी के अल्टरनेट, उसी के ऑप्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसका कारण यह है कि आज प्रतिस्पर्धा तथा विदेशी निवेश आने से क्या हो रहा है कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी है। ज़रूरतें बढ़ने लगी हैं तो मार्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी। अब हमें सस्ती, टिकाऊ तथा अधिक गुणवत्ता वाली जो चीज़ मिलेगी हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यही कारण है कि मतलब कि बाज़ार के अंदर बहुत सारी प्रतिस्पर्धा का दौर है या युग है वो शुरू हो गया है। अतः विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर भी हम अवरोध पर काफ़ी हद तक हटा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं की आयात तथा निर्यात से सुगमता से कार्य स्थापित किया है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण का नाम दिया गया है। यानी कि सरकार कोई बैरियर है यदि कोई हटा देती है किसी कंपनी से, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर व्यापार में तीव्र वृद्धि होगी, व्यापार के अंदर विदेशी निवेश भी अधिक होगा और व्यापार के अंदर दूरगामी जो चीज़ें हैं उसके अच्छे परिणाम हम देखने को मिलते हैं। इट मीन्स जैसे मान लीजिए आयात निर्यात है कुछ कम कर दे। अब मैंने जो चैप्टर पढ़ा था तो खुले द्वार की नीति के बारे में आपको एक बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था पिछले चैप्टर के अंदर कि खुले द्वार की चीन ने 1978 के बाद एक खुले द्वार की नीति अपनाई। यानी कि कोई भी विदेशी कंपनियां यदि चाइना के अंदर व्यापार करती है तो उसके ऊपर कम से कम अंकुश लगाया जाएगा, उसके ऊपर कम से कम आयात तथा निर्यात शुल्क देना, वहन करना पड़ेगा। तो ये खुले द्वार की नीति अपनाती है। आज भी जो आसियान कंट्री है ना वो खुले द्वार की नीति को महत्व देते हैं।
तो व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति होती है। वे भी आयात तथा निर्यात को करना चाहते हैं। सरकार पहले इसकी तुलना को नियंत्रित करे जिससे व्यापार बढ़े और उनका विदेशी निवेश भी अधिक से अधिक हो। तो बच्चों, आज ये चीज़ें बताई मैंने। आज आपको विभिन्न प्रश्न भी दूंगा, वो आपको सोल्व करने हैं। ये चैप्टर पढ़ा है विश्व व्यापार संगठन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी करूँगा। थैंक यू।